जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं खासकर उन बच्चों के लिए जो 2025 में या और उसके बाद में अपना करियर एक मेडिकल में अपनाना चाहते हैं। वो एक डॉक्टर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने देश की सेवा एक डॉक्टर के रूप में करना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जिसने सपना देखा है कि हम अपने भविष्य में, अपने करियर में ये पेशा अपनाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो के अंतर्गत इस माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन से सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 10+2 में कितनी होनी चाहिए, नीट परीक्षा में कितने आपके परसेंटेज होने चाहिए, जिस तरह से आपका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो सके और आप अपने और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन कर सके। तो बिना देरी के हुए चलते हैं आपको अपने इस फील्ड में। देखिए, हर कोई का कुछ ना कुछ सपना होता है, हर कोई का एक ड्रीम होता है। ताकि आपने सुना है ना कि आपने बहुत से गीत कविताएं सुना होगा जिसमें कहते हैं कि ये जीवन हमारा व्यर्थ न हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। ये जीवन ऐसा रखें कि हमने अपने ना रहने के बाद भी लोग याद करें। तो कैसे होगा वह? जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो देखिए आज हम लोग इसमें जानकारी लेंगे नीट 2025। जी हाँ, नीट का नाम आपने सुना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं। ये हर साल होता है और लगभग इसकी जो पूरी सीट है ऑल ओवर में, ऑल इंडिया में कही जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास है, प्राइवेट और सरकारी मिला करके। अब उन 1 लाख सीट में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इनमें आपको अपनी जगह बनानी है। ठीक है, तो कोई छोटा मोटा ये नहीं है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम है। बहुत से उम्मीदवार इसमें भाग लेते हैं और भारत के ही नहीं विदेश के भी लोग इसमें भाग लेते हैं। तो एग्ज़ाम चाहे जितना भी कम बड़ा हो छोटा हो, इससे मतलब नहीं होती है। आपकी रणनीति क्या होती है, आपको क्या क्या मुख्य बातों पर ध्यान देना होता है, क्या क्या आप मेन पॉइंट करते रहते हैं या करें जिससे आपको सफलता मिले। तो आज हम वही बताना चाहेंगे, हम लोग वही शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या होने चाहिए इस नीट में बैठने के लिए। हमको क्या हमारे में मतलब एबिलिटी कितनी होनी चाहिए, हम किस स्तर के हों तब हम बैठ सकते हैं। बहुत से सवाल आप में उठते हैं। तो इस हमारे एक ही वीडियो से आप सभी क्लियर कर ले जाएंगे कि हमको कब बैठना है, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमें 10+2 में कितने मार्क होने चाहिए, हमें किस बोर्ड से पढ़ना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हमें किसी काम को करना है तो उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब कोई देखिए इंटरमीडिएट के बाद में तैयारी करता है, कोई कक्षा 10 से ही तैयारी करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब जग जाते हैं। आप जब जगेंगे तभी आपके लिए सवेरा हो जाएगा। और हमारा तो ये मानना है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अभी से, अगर आपको अगले साल बैठना है या और आगे बैठना है तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाला दिन आपके लिए बड़ा ही सुखमयकारी हो। तो सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम क्या है? तो इसके लिए जो नीट का एनटीए के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह एनसीईआरटी टोटल बेस्ड होता है।
ये टोटल एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की पीसीबी आपकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी की जो कक्षा 11 और 12 की, कक्षा 11 और 12 की जो दोनों सिलेबस होते हैं उनको आपको विधिवत पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए जो आपका मेडिकल है, मेडिकल को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? एनटीए। एनटीए क्या है भाई? ये एक प्रकार की संस्था है। एनटीए से पहले इसको सीबीएसई बोर्ड कराती थी। इससे पहले हर स्टेट वाइज के अलग अलग नियम थे। जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, तो जितने भी स्टेट हैं ये अपने मेडिकल कॉलेज का स्वयं जिम्मा लेता था, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मा लेती थी और वो एक स्टेट पीएमटी करवाती थी। जैसे यूपी में है सीपीएमटी है, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश में है तो वहाँ पर भी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था। लेकिन इससे नुकसान क्या होता था कि इससे सीटें भरने में भी दिक्कत होती थी और दूसरी बात क्या है कि इसमें बच्चों को कई बार एग्जाम देना पड़ता था। भाई जो सीबीएसई बोर्ड है वो एआईपीएमटी करवाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट करवाता था, तो जिपमर अलग था, बीएचयू अलग करवाता था, एएमयू अलग करवाता था, एफएमसी अलग करवाता था। तो इस तरह से सरकार ने सोचा कि इसको बिना एक में ही क्यों ना विकसित कर दिया जाए, तब इसको नीट घोषित किया गया। नीट किया गया कि ऑल इंडिया में केवल एक ही प्री मेडिकल टेस्ट होगा और उसी से सभी स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब स्टेट की और पूरे भारत की एक ही एग्जाम से पूरी सीटें भर दी जाएगी। तो ये अब चालू हुआ है। तो इसका संस्थापक कौन है? एनटीए है। ठीक है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसी के द्वारा पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो एनटीए ने अभी हाल ही में जो 2024 का पाठ्यक्रम है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी आपकी दो प्रकार की है, एक नई वाली एनसीईआरटी और एक है पुरानी वाली एनसीईआरटी। ठीक है, दो प्रकार की है, एक न्यू और एक है ओल्ड। अब आप पे कंफ्यूजन है कि हम न्यू को पढ़े कि ओल्ड को पढ़े। देखिए कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ आप देखें कि जब आपको सिलेबस जो दिया गया है एनटीए के द्वारा वह क्या न्यू में कुल है? अगर न्यू एनसीईआरटी में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो सिलेबस दिया गया है वह अगर न्यू में नहीं है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि ये न्यू में नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का फंडा है। इस बार भी देखिए आप, जो न्यू में नहीं था वो ओल्ड में है, पूछा गया है। ठीक है, बहुत से ऐसे कॉकरोच के बारे में पूछा गया था, टिश्यूज के बारे में पूछे गए हैं जो नई में हटा दिया गया लेकिन पुरान में पूछा गया, पुरान में है तो पूछा गया। तो सिलेबस पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनटीए ने किस तरह से सिलेबस जारी किया है उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी से हो चाहे पुरानी एनसीईआरटी से हो। ठीक है, तो आपको पहली बार क्लियर हो गया कि आपका सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो सिलेबस पता होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट के आपको 11 और 12 की एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन टू लाइन। आप 2024 में देख लीजिए, लाइन टू लाइन बायोलॉजी के पूछे गए, लाइन टू लाइन, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर टच से मस नहीं हुई है। तो आपको एनसीईआरटी का सिलेबस निकलवा लीजिए। हम इस वीडियो के अंत में आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को दे देंगे और आसानी से आप उसको पढ़ लेंगे। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है। अब ये नहीं कि अगर सिलेबस में मान लीजिए 4 टॉपिक है तो 4 टॉपिक को आपने 3 पढ़ा 2 छोड़ दिया तो उससे क्वेश्चन तो आएगा ही। जो भी टॉपिक पढ़े आप उसको विधिवत क्लियर करें, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको क्लियर करते रहें। और एक चीज़ और, जितने भी आप पढ़ें उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करें और ऑब्जेक्टिव की सीट अलग तैयार करके उसको हल करते रहें, डाउट खत्म करते रहें। अगर डाउट नहीं खत्म करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। तो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया भाई, आपने नीट का सिलेबस देखा, कितने आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें, आपने पीसीबी का निकाला और आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका एग्जाम पैटर्न बाय एनटीए।
एग्जाम पैटर्न, एग्जाम, अब देखिए परीक्षा का जो क्रम है वो किस तरह से एनटीए पूछ रहा है। देखिए देखिए एनटीए किस तरह से आपसे परीक्षा लेगा उसके बारे में अब आपको बता रहे हैं। देखिए जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट पर हो रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के दो दो सेक्टर हैं। सेक्शन ये, इसका भी सेक्शन ये, सेक्शन ये और सेक्शन ये। समझ में आई बात? फिजिक्स के सेक्शन ये, जूलॉजी के सेक्शन ये और जूलॉजी के बॉटनी के सेक्शन ये, इनको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसके भी सेक्शन आपके बी, केमिस्ट्री के भी बी, इसके भी बी और इसके भी बी। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर जान नहीं पाओगे तो समझ नहीं। अब देखिए जो फिजिक्स के ये और बी है, केमिस्ट्री के ये बी है, जूलॉजी के ये और बी है और बॉटनी के भी ये बी है, ये भी है। अब देखिए तो फिजिक्स के ये सेक्शन में आपके 35 क्वेश्चन, इसके भी 35 क्वेश्चन, इसके भी 35 और इसके भी 35, 35 क्वेश्चन आपके सेक्शन ये से पूछा जाएगा। तो 35 35 35 35, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि इसमें इतने करने हैं, सब कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि हाँ करना ही करना, अर्थात आपको 35 में से जितने आते हैं उतने करना है, ठीक है। अब करने तो सब हैं, लेकिन जितना आपको आता है, देखिए माइनस मार्किंग में किसी भी कंपटीशन में आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके समझ में आ गया कि 35 35 35 सेक्शन ये से हो गए। अब 15 15 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी से दिए गए। कितने कितने? ये देखिए 15 15 क्वेश्चन आपके किससे है? सेक्शन बी से है। लेकिन अब यहां पर चॉइसफुल है, क्या है कि इनमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने हैं, इन सभी में से केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। ये देखो 15 था, लेकिन 15 में से 10 करने हैं, 15 में से 10, 15 में से 10, 15 में से 10, तो 35 यहां और सब में 10 अब और जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो गया? 35 10 45, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको कितने कितने क्वेश्चन करने हैं? 45 45 क्वेश्चन करने हैं। 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 45 जूलॉजी से और 45 बॉटनी से, ठीक है। तो देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं, इनमें जो 15 क्वेश्चन हैं, इन 15 में से 10 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आप शुरू से करते हैं, अगर आपने 15 क्वेश्चन मान लीजिए अटेम्प्ट कर लिया, तो जो 15 से जो आपने शुरू से क्वेश्चन किए हैं उसी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट मतलब चेक किया जाएगा, बाकी 5 क्वेश्चन को आपको चेक नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है कि इस 15 को आपको विशेष ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो आपको 15 में से 10 जो बिल्कुल आते हैं 100%, उसी को करना, चाहे वो इधर के 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो भी चेक नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आपके 5 क्वेश्चन जो गलत है वो चेक हो जाए और जो आपने लास्ट में सही किया वो छूट जाए। इसलिए आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो 10 आते हों, बिल्कुल 100%। तो 5 क्वेश्चन इसमें छोड़ देना होगा सेक्शन बी से, तो 10 इसके हो जाएंगे, 15 में से 10 करेंगे और 35 से 10, 45 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको 45 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, तो 4 चारों सब्जेक्ट से 45 45 हो गए। तो अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 180 क्वेश्चन हो गए। कितने? 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन आपके हो गए। 45 45 45 45 45 45 45 180 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन पर मार्किंग कैसे होगा?
एक नंबर पर आपको एक क्वेश्चन पर मिलेगा 4, एक पर मिलेगा 4, यानी एक क्वेश्चन पर आपको कितने मिलेंगे 4। तो 180 पर कितना मिलेगा 18 चौक 72, यानी कितने मिलेगा 720। मैक्सिमम मार्क आपके कितने हैं 720 का होगा। समझ में आई बात। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो आपका एग्जाम होगा कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो एग्जाम आपका कितने का होगा 720 नंबर का होगा, यानी मैक्सिमम मार्क है 720। 2023 में 720/720 आ गए। इस 24 में भी लगभग 20 लोगों का कयास है, 15 से 20 लोग कि 720/720 आएंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ठीक थे। तो 720 नंबर आपको 720 नंबर का एग्जाम होने वाला है, यानी इस बार 23-24 तक ऐसे हुआ है। अब आगे देखिए, हो सकता है यही हो, एनटीए रहेगी तो यही करवाएगी। तो आपने परीक्षा पैटर्न जान गए ना। देखिए, दो चीज आपको कंफर्म हो गया कि एक तो सिलेबस आप जान गए, दूसरा है एग्जाम पैटर्न, किस तरह से एनटीए के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को बताएगा 2 सेक्शन में, एक सेक्शन से 35 क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन को छोड़ देने होते हैं। 45 क्वेश्चन आपको एक एक सब्जेक्ट से करने होते हैं। कुल क्वेश्चन आपको 180 हो जाएगा और कुल मार्क आपके हो जाएंगे 720। एक चीज याद डाल लीजिए कि सही पर तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका सही क्वेश्चन है तो 4 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो -1 काट लिया जाएगा मूल में से। तो मूल में से एक कटने ना पाए। और अगर आपका 1 नंबर कट रहा है ना, अगर आपका एक नंबर माइनस मार्क हो रहा है तो आप 3 से 4 हजार लड़कों के पीछे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक भी नंबर गलत नहीं करना है, जान करके आपको माइनस नहीं करना है, अर्थात तुक्का नहीं मारना है। अगर आप तुक्का मारेंगे तो नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपने जाना कि परीक्षा पैटर्न क्या होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए। अब आप देखें कि सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखना है एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए 10+2, 10+2, यानी कक्षा 12 में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर इस बार आप परीक्षा जान लीजिए 2025 में आप परीक्षा देने वाले हैं, तब या आप पास आउट हो। आप अपेयरिंग में भी दे सकते हैं। अगर 2025 में आप कक्षा 12 में है, परीक्षा देने के लिए अवेलेबल है, तो भी आप उसी साल बैठ सकते हैं या पास। 10+2 अपेयरिंग हो या पास, दोनों स्थिति में आप परीक्षा देने के लायक हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जो न्यूनतम डिग्री है, न्यूनतम माना जाता है एलिजिबिलिटी में 10+2 पास या अपेयरिंग। यानी अगर आप 2025 में इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं। अब आ गया जो अगला चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है एज। ठीक है, एज एंड अटेम्प्ट। अब देखिए, एज क्या होती है आपकी? एज माने उम्र, आयु। एज है यानी आयु। तो देखिए, आयु का निर्धारण क्या किया गया है एनटीए के द्वारा कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 को अगर 17 साल के पूर्व होते हैं, ठीक है, कब? 31 दिसंबर 2025 को अगर आप 17 साल के पूरे होते हैं तो आप इस नीट में बैठने के अवेलेबल हैं, नीट में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, यानी अंतिम जो आपकी मिनिमम एज है ये कितनी है? 17 साल। यानी 17 साल का आपको होना जरूरी है। कब? 31 दिसंबर 2025 को आप हो जाए या उससे पहले हो जाए। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि आपकी न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर होनी चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले। 24 की तो बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो हो गया। अगर आप 26 की बात कर रहे हैं तो 26 से
26 दिसंबर हो जाए, 31 दिसंबर हो जाएगा, उससे 26 से पहले। यानी कुल मिलाकर के आप ये जाने कि न्यूनतम एज आपकी 17 ईयर है। ठीक है। अच्छा, अब अपर एज देख लीजिए, ये तो मिनिमम एज थी आपकी। अब अपर देखिए, अब मिनिमम एज तो आपने कहा 17 और अपर एज की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिटेशन। कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिटेशन है, अर्थात कोई भी बैठ सकता है 17 के बाद। 30 वाला, 25 वाला, 30 वाला, 35, 40, 45, 60, 65, 70, जितनी मर्जी। तो अपर एज के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपका अब मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम के बारे में कोई आपको बता नहीं गया है। यानी अपर एज जितनी भी है चलाओ है, लेकिन मिनिमम 17 से कम नहीं होनी चाहिए। ये है आपकी एज और ये एबिलिटी, समझ गए ना। अब देखिए 10+2 में मार्क कितने होने चाहिए। ठीक है, अब आपको होना चाहिए कि 10+2 में हमारे कितने मार्क हों। देखिए, अब देखिए आपके मार्क कितने होने चाहिए 10+2 में। तो 10+2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होने चाहिए, और वो भी कितने, 50% से। मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 50%। ये है जनरल वालों के लिए। कितने, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में कितने परसेंट होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है, अधिकतम चाहे जितना हो, लेकिन ये मिनिमम आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, फिर देखिए इसमें पास होना चाहिए। और एक चीज और है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीबी भी आपकी ये आपको भी कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए कम से कम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको 50% होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपको बायोलॉजी से पढ़ना जरूरी है, या बायोटेक्नोलॉजी से भी आप अगर बायोलॉजी नहीं लिए तो बायोटेक्नोलॉजी लिया है तो भी आप आर्य है, मतलब पढ़ सकते हैं। तो 50% हो जाएगा। और यही चीज अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उसके लिए 40% होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपके इतने में मतलब मिनिमम अंक होने चाहिए, किसमें, 10+2 में। तो सबसे पहले पीसीबी से आप पास हो, और फिर उसमें मिनिमम अंक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके 50 जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए आपको 40% अंक मिनिमम होने चाहिए, किसमें, 10+2 में। यानी ये इतने क्राइटेरिया है कि आपको इतना होना ही चाहिए, तब आप इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अब ये तो हो गया 10+2 की। अब देखिए आपको नीट में लगभग कितने अंक लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, अगला देखिए। तो अगला देखिए नीट में आपके कितने होने चाहिए। देखिए अगर हम आंकड़ा 2023 का ले लें तो लगभग 2023 में नीट एक्सपीरियंट जो थे आपके, नीट के जो कैंडिडेट थे वो लगभग 21,000 थे, सॉरी 21 लाख, 21 लाख लगभग स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, अर्थात नीट की परीक्षा में बैठे थे। तब वहां पर जो आपकी कट ऑफ लिस्ट गई थी वो लगभग 610 गई थी, 610 जनरल वालों के लिए, जनरल कैंडिडेट के कितने, 610 लगभग। कब, ये 2023 की बात है। ठीक है, तो उसमें 610।
अगर बात की जाए 2024 की, तो इसमें लगभग 24 लाख प्लस कितने बढ़ गए, लगभग 3 लाख बढ़ गए। तो जब 3 लाख बढ़ गए, तो इसमें अब जो कट ऑफ की बात की जा रही है, लगभग ये 630, यानी लगभग 630 कट ऑफ जनरल की जाने वाली है। ठीक है। और अगर आपकी बारी है 2025 की, अगर 2000 मान लीजिए 25 में आप नीट में बैठ रहे हैं, तो 21 लाख, मान लीजिए 24 लाख, ये मान लीजिए आपका 27 लाख, 27 लाख परीक्षार्थी अगर बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कितनी 650 प्लस जाएगी। ठीक है। तो आपको कितने में आपको अच्छे नंबर मिलेगा, यानी 650 से ऊपर, 650 मार्क से ऊपर नीट में अगर आप नंबर ला रहे हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा, यानी मिनिमम, ये तो 50 से मिनिमम कट ऑफ, इससे नीचे होने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मनमानी कॉलेज लाना है, अच्छे से कॉलेज लेना है, तो इससे प्लस होना चाहिए, 600 प्लस, 650 से प्लस होना चाहिए। कब? 2025 में। तो असंभव है नहीं, कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। और उस मुश्किल को आसान आप कैसे बनाएंगे? पढ़ाई के दम पर। आप जितना मेहनत करेंगे, ये उतना ही सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, आपके पास वह पावर है कि इसमें कुछ दम नहीं है, आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अपने आप को दिखाना होगा, अपने आप को जगाना होगा। देखिए, जब लंका में जाने के लिए जो बीच में समुद्र लांघने की बात आई, तब तो उसमें बहुत से लोग थे, बानर रीछ, तो उसमें कहा गया कि भाई कौन अब इसको लांघ पाएगा? तो जो लांघना था, वो हनुमान जी सबसे पीछे बैठे थे, वो देख रहे थे क्या करना है। तो जामवंत ने कहा, कहा बल साध रहे हो बलवाना, अरे तुहरे अलावा कोई जा नहीं सकता है, काहे चुपके से बैठे हो? यानी उनको जगाने की जरूरत थी। इसके ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर भी वह पावर है, वह ऊर्जा है, वह कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये नीट की परीक्षा क्या है, लेकिन जगना होगा तुम्हें। जब तुम जागोगे तभी कुछ पाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो आप मेहनत करें, और मेहनत के दम पर आप अपने को, अपने समाज को, अपने देश को बदल सकते हो। ये जज्बा है आपके पास, लेकिन वो जगना चाहिए। अगर सो रहा है तो सब खो रहा है। तो आपका मैक्सिमम मार्क कितना होना चाहिए? 650 से ऊपर। अगर 2025 में आप आने वाले हैं, तो आपका मार्क कितना होना चाहिए? 650 से ऊपर होगा। इस बार जो हो रहा है वो 630 के आसपास है, चाहे 5 नंबर आगे जाए या 5 नंबर पीछे जाए, 630 के आसपास 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सामान्य कैंडिडेट की बात है। अब इससे 50 नंबर कम ओबीसी के आएंगे, फिर लगभग उससे 10-50 नंबर कम SC ST के आएंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो अब आप समझदार हैं, और अब आप चाहे इंटरमीडिएट में हो, या 10 में हो, या 11 में हो, अगर आपका सपना है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो आप जुड़ जाइए, तन मन धन से जुड़ जाइए। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मन कहे तो सब्सक्राइब कर लो। और हम आपको NCERT लाइन टू लाइन लेकर के आएंगे 25, लगभग इस 28 तारीख से हम आपको इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और लाइन टू लाइन NCERT, बिल्कुल NCERT आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। नीट से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी, नीट से जुड़ी जितनी भी आवश्यक बातें होंगी, वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। कब
इसका फॉर्म निकलना है, कब काउंसलिंग होनी है, कैसे क्या करना है, जितनी भी आवश्यक सूचना होगी हम सब इसी के माध्यम से आपको देते रहेंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा कर्म है। हम ये अपने स्लोगन में भी ये लिखते हैं कि आपकी सफलता ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।